Hello everyone. Good evening, ma'am. Good evening. असाइनमेंट लगाया था कल बैठ के। ये क्लास शुरू करते हैं अपनी। भाई छुट्टी कट्टी दिख रहे हैं कुछ ना कल कहाँ तक किया था हमने ग्रेविटेशन में? होलोस्फेयर तक कर लिया था ना? इससे आगे कर लिया है मैम, सॉलिड स्फीयर तक। होलोस्फेयर हो गया था, इसका ग्राफ देख लिया था, फिर सॉलिड स्फीयर भी कर लिया था। यस सॉलिड मैम। स्फीयर का ग्राफ भी देख लिया था। ग्रेविटेशनल फील्ड पे थे, है ना? यस मैम। ठीक। तो मैंने कल ये हाइट का वेरिएशन भी करा दिया था, है ना? वेरिएशन विद हाइट। ठीक है। अब देखो रोटेशन ऑफ अर्थ कि क्या होगा, ग्रेविटी पे किस चीज से इफेक्ट पड़ रहा है। अभी हमने देखा है कि ग्रेविटी पे इफेक्ट पड़ रहा है हाइट से। अगर हम सरफेस से ऊपर जाएंगे तो भी इफेक्ट पड़ेगा ग्रेविटी का, कम हो जाएगी। अगर हम सेंटर के टुवर्ड जाएंगे तो भी ग्रेविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब और देखो किस पे इफेक्ट पड़ेगा। एक सबको पता है कि अर्थ अपने एक्सिस पे के अराउंड घूमती है, रोटेट करती है। यस मैम। ठीक है। एक्सिस अपनी अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगी। तो रोटेट जब अर्थ करती है तो देखो अर्थ की वैल्यू जो, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि जी की वैल्यू देखो क्या होती है, GM/R स्क्वायर होती है। अब सबको पता है जो अर्थ की रेडियस है वो इक्वेटर पर बल्जिंग है ना? तो अर्थ की जो रेडियस है वो इक्वेटर पर ज्यादा है। यस मैम। अब पोल पर जो अर्थ की रेडियस है वो कम है। तो अर्थ की वैल्यू बताओ मुझे, पोल पर ज्यादा होगी या इक्वेटर पर? अगर इक्वेटर पे आर की वैल्यू ज्यादा है तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, कम। कम हो जाएगी ना इक्वेटर यस पे। मैम। तो हमारी पोल पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो क्या रहेगी, ज्यादा ज्यादा। रहेगी। क्यों? क्योंकि रेडियस ज्यादा है। दूसरा एक तो देखो ये रीजन हो गया। दूसरा क्या रीजन आता है रोटेशन का, कि अर्थ रोटेट करती है। अर्थ की रोटेशन की वजह से भी क्या होता है, ग्रेविटी की वैल्यू में कुछ चेंज आता है। वो चेंज किस वैल्यू पे डिपेंड करता है? देखो G' = G - G' यानी ये नई वैल्यू है ग्रेविटी की जब हम निकालेंगे। G क्या है, जो सरफेस वाली ग्रेविटी है, माइनस R इज द रेडियस, ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ओमेगा क्या है, अर्थ किस वैल्यू से रोटेट कर रही है वो अर्थ का ओमेगा दिया हुआ है। अब थीटा की, यहाँ पर थीटा क्या होगा, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि थीटा क्या होगा। तो थीटा कौन सी वैल्यू है, मान लो ये तुम्हारी अर्थ है। ठीक है, ये अपने एक्सिस के अबाउट यहाँ पर घूम रही है ओमेगा से। मान लो ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है। अब इक्वेटर से क्या लेना है, देखो ये इक्वेटर है। अब मैं तुमसे बोल रही हूँ कि मुझे अर्थ की मतलब ग्रेविटी की वैल्यू बताओ
किसी ऐसे लैटिट्यूड पे, मतलब इनको लैटिट्यूड बोलेंगे कि ऐसे लैटिट्यूड पे बताओ जो कि इक्वेटर से 5 डिग्री पर है, या फिर कोई इक्वेटर से 10 डिग्री पर है, ऐसे पर मुझे ग्रेविटी की वैल्यू बताओ इन पॉइंट्स पे। तो यानी जो ये एंगल लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है? ये एंगल इक्वेटर से, ठीक है। अगर इक्वेटर से, अब देखो इक्वेटर पर मुझे बताओ, इक्वेटर पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हम्म अच्छा पोल पे बताओ, पोल पे थीटा कितना हो जाएगा? देखो ग्रेविटी की 90 वैल्यू डिग्री 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है? कॉस 90 जीरो। जीरो जीरो हो गया। तो देखो जीरो पोल पर ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है? जीरो सरफेस के बराबर, मतलब कोई ग्रेविटी में चेंज नहीं आया है, क्योंकि कॉस 90, और हमने देखा भी क्या है कि पोल पर जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। तो बाय जीएम बाय आर स्क्वायर भी सेम चीज आई है, और बाय रोटेशन भी सेम चीज आई है। अब देखो इक्वेटर पर कॉस थीटा जीरो, यानी कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई ना। तो यानी इक्वेटर पर जो जी डैश की वैल्यू है वो सबसे कम हो जाएगी, है ना। इक्वेटर मैम। पर ग्रेविटी की वैल्यू सबसे कम है, और पोल पर ग्रेविटी की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है। तो ये वाली इक्वेशन याद रखो। सॉरी। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, राइट द फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ प्लेनेट इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो ग्रेविटी का फॉर्मूला हमारे पास जीएम बाय आर स्क्वायर था। यस मैम। डेंसिटी के टर्म्स में देखो क्या हो जाएगा, जी एज इट इज, आर स्क्वायर एज इट इज। मास को क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम हो गया अर्थ का, इनटू डेंसिटी। तो अभी देखो, अब जो ग्रेविटी की वैल्यू है जब मैंने डेंसिटी की टर्म्स में लिखी है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रही है। यस मैम। ये तो कांस्टेंट टर्म्स हो गई, आर वेरी करेगा। देखो, तो जब डेंसिटी की टर्म में लिखोगे तो ग्रेविटी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो ये वाला सवाल बताओ, find the depth and height from the surface of earth where acceleration due to gravity is half of its value at the surface। मतलब वो पॉइंट बताओ सरफेस से ऊपर भी और सरफेस से नीचे भी जहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हाफ हो जाए। डिस्टेंस बताना है, बताओ, सॉल्व करो। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डेप्थ का तो सीधा हमारे पास फॉर्मूला है। देखो ये वाला, एक बात देखो, मैंने कल तुम्हें 2 फॉर्मूले बताए थे। डेप्थ का फॉर्मूला बताना क्या था? जी डैश डेप्थ पे क्या होती है? जी 1 माइनस डी बाई आर, है ना। ये फॉर्मूला था जब हम अर्थ सरफेस से अंदर की तरफ जाते थे, है ना, टुवार्ड सेंटर। ये फॉर्मूला होता था डेप्थ के लिए। अब देखो डेप्थ के लिए तुम ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अब देखो हाइट के लिए क्या होगा, हाइट के लिए मैंने तुम्हें क्या लिखवाया था, जी डैश इक्वल सॉरी जी इक्वल्स टू जी एम बाय आर प्लस एच स्क्र, है ना। ये फॉर्मूला था कि एच पे जा रहे हैं तो आर प्लस एच स्क्र हो जाएगा। इसके बाद क्या किया था, आर स्क्र कॉमन लिया था, और ये कितना किया था, 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, ये किया था। देखो अब फिर इसके बाद क्या किया था, g इज इक्वल्स टू डैश इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर, ये क्या हो गया था, ग्रेविटी के बराबर। अब ये क्या हुआ था, देखो 1 प्लस एच बाय आर की पावर -2, यही हुआ था ना। देखो ये अब फॉर्मूला बाइनोमियल एक्सप्रेशन का है, यानी हाइट वाला जो फॉर्मूला है ना, ये कब एप्लीकेबल है, ये वाला फॉर्मूला जब तुम्हारी हाइट क्या हो, आर के कंपेरेबल हो, तब तुम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, जी एम अपॉन आर प्लस एच बाय स्क्वायर वाला डायरेक्ट फॉर्मूला, यानी जी डैश इक्वल्स टू जी 1 माइनस 2h बाय आर। ये वाला जो फॉर्मूला है ये डायरेक्ट जब लगा सकते हो जब तुम्हें हाइट पता हो कि कंपेरेबल है आर के, ठीक है, तब वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाइट हमें पता नहीं है कितनी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करोगे, करो। डेप्थ का तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे,
जी डैश इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी बाई आर। तो जी डैश कितना है, जी बाई 2 है ना, 1 माइनस डी बाई आर। तो ये यहां से ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आया 1/2 इक्वल्स टू 1 माइनस डी बाई आर। तो डी किसके बराबर हो गया बताओ जरा, डेप्थ डी कितना आ रहा है 1/2 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस डी बाई आर, कितना आ गया 1/2 इक्वल्स टू डी बाई आर, राइट। तो डी किसके बराबर आ गया r/2। क्लियर है, तो डी तो हमारा r/2 आ गया। अब हाइट वाला कैसे निकालेंगे, हाइट वाला देखो करो, हाइट वाला। तो हाइट के लिए जी डैश इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर अपॉन करो करो इस वाले को, जी डैश कितना आएगा, ये देखो यहाँ से आर कॉमन लोगे, ये बनेगा यहाँ से तो सॉल्व करने ना, डेप्थ हाइट के लिए आएगा √2 - 1, ठीक है, एच जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी √2 - 1 इंटू आर, ठीक है, बोलो भाई कहाँ सो गए सारे जने, हम्म। तो यहाँ से सॉल्व कर लेना, जी को g/2 लिख देना, यहाँ से जो g बनेगा वो g हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो h की वैल्यू निकल आएगी। ये वाला बताओ, अर्थ का वेरिएशन बताओ g का सेंटर से कैसा रहेगा, भाई अर्थ का सेंटर से चल रहे हो, सेंटर से बता मुझे, अगर मैं सेंटर से चल रही हूँ तो मेरी ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ेगी या घटेगी अर्थ के सेंटर से, बताओ बच्चों, मैम बढ़ेगी। बढ़ेगी ना, किसके प्रोपोर्शनल रहेगा बताओ सेंटर पे, बोलो भाई, सॉलिड्स का बताओ, सॉलिड में सेंटर से जब चलते थे तो किस पर वेरी करती थी ग्रेविटेशनल फील्ड, रिवाइज करें नोट, सॉलिड वाला, अर्थ क्या है सॉलिड है, तो सॉलिड की प्रॉपर्टी लगेगी, तो सॉलिड के सेंटर से लेके सरफेस तक ग्रेविटी फील्ड कैसे वेरी करता है, इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स रहेगा या स्मॉल आर मान लो, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है, फिर सरफेस पे जाके मैक्सिमम हो जाएगा जो कि gm/r² है, ठीक है, उसके बाद जाके ये क्या होने लगेगा, डिक्लाइन होने लगेगा gm/r², तो यहाँ पे देखो ये मैक्सिमम उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। तो सेम क्या है, सॉलिड स्फीयर का ही ग्राफ आता है अर्थ के लिए। चलो ये वाला करो, एंगुलर स्पीड बताओ, तो मतलब अर्थ की ऐसी क्या ओमेगा रखें कि इक्वेटर पर जो बॉडी है वो वेटलेस फील करे, वेटलेस फील करने का मतलब क्या है,
कोई भी बॉडी वेटलेस का फील करेगी जब ग्रेविटी कितना हो जाएगा, 0। जीरो इक्विवेलेंट ग्रेविटी कितना हो जाएगा, 0, जीरो तभी वेटलेस फील होगा। भाई जब फ्री फॉल होता है वो कैसी कंडीशन होती है, वेटलेस कंडीशन, वेटलेस उसमें ग्रेविटी क्या हो जाती है, जीरो 0। तो ऐसे ही यहाँ पे बताओ कि क्या स्पीड होनी चाहिए अर्थ की कि इक्वेटर पर हमें अपना वेट ही फील ना हो, वेटलेसनेस फील हो। बताओ। तो रोटेशन की एक ही इक्वेशन लिखवाई है, वो लिखो। अरे इतना क्या सोच रहे हो, मैंने तुम्हें एक इक्वेशन लिखवाई है, जी इफेक्टिव इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा अब इक्वेटर की बात हो रही है तो इक्वेटर पे थीटा 0 यानी कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई, तो जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। अब बोला है वेटलेसनेस फील करना है, यानी इक्वेटर पर जो ये जी डैश की वैल्यू है ये 0 होनी चाहिए, इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो जी इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, जी अंडर रूट ऑफ जी बाय आर। तो आपके पास ग्रेविटी की वैल्यू भी है, अर्थ का रेडियस भी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 10 ले लो इसको, और ये मीटर में कितना हो जाएगा 64 ए ऑप्शन आ गया। इंटू 10 टू द पावर 5। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इस तरीके से करना था। अब देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है एक बात बताओ। पहली बात तो ध्यान रखो कि पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन करते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होती है, जैसे कि तुमने ग्रेविटेशनल एनर्जी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी होगी तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में, उसके बाद तुमने पढ़ी है ग्रेविटेशन में। तुमने फ्रिक्शन वाले चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी ना, फ्लूइड्स वाले, हाँ ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये कहता है कि अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होंगे, ठीक है, ये कंजर्वेटिव फोर्स जो भी वर्क करेगा वो किसके बराबर होगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। कि जो भी कंजर्वेटिव वर्क होंगे वो किसके बराबर होंगे, हमारे चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिख सकते हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। ये तो हो गया वर्क डन। अभी देखो नॉर्मल बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया। अब देखो फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स को पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में, वर्क इनटू स्पीड। ठीक है। तो ये हो गई ग्रेविटेशन, ये तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी की अगर हमें वर्क निकालना है तो हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे तो सारा का सारा वर्क डन आ जाएगा। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, देखो पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से रहेगी, किसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से रहने वाली है, हाइट की वजह से। भाई क्या अपनी पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, कि कोई भी ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे रखा है वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी।
अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, मान लो मेरे पास यहाँ पर एक मास है, यहाँ पर दूसरा मास है m2, ठीक है, दोनों किसी एक डिस्टेंस पे रखे हैं, मान लो r डिस्टेंस पे, m1 इसको अट्रैक्ट कर रहा है, m2 ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है ना, इस पूरे सिस्टम की एक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, फोर्स तो लग ही रहा है, तुम्हें पता है कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है एक दूसरे पे, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसी की वजह से अब ये आपस में क्या स्टोर करके रखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ये पूरे सिस्टम है, इसकी एक पोटेंशियल एनर्जी है। ये पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, देखो U इक्वल्स टू, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वैसे अगर मैं पूछूं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई, पोटेंशियल mg इंटू, पोटेंशियल इंटू, मुझे पोटेंशियल की टर्म में कोई बता सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है पोटेंशियल, भाई ओ भाई हम्म, दिव्यांश ये नंबर काट एक बार भाई करना लिखना है उधर नंबर
हेलो, कितनी देर हो गई थी बच्चों क्लास लेफ्ट हुए? मैम अराउंड 15 minutes. 15 मिनट? तुमने लास्ट कहाँ पे पढ़ा था? मैम ग्रेविटेशन पोटेंशियल का टॉपिक चल रहा था. ये पढ़ा था? ये पढ़ लिया था? देखना जरा, पोटेंशियल एनर्जी। मैम यही चल रहा था. ठीक है, तो अभी तक यही पढ़ा है। देखो, पोटेंशियल एनर्जी में मैंने क्या बताया है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब भी किसी फील्ड के अगेंस्ट में वर्क कराते हैं ना, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, अब यहाँ पर चार्जेस कैसे हैं, देखो अट्रैक्टिव है ना। चार्जेस भाई M1 कैसा M1 M2 पर कैसा फोर्स लगाएगा, पहले मुझे ये बताओ, अट्रैक्टिव या नेगेटिव, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? अट्रैक्टिव। M2 उसको अपने आप ही खींच लेगा, क्या तुम्हें एक्सटर्नल वर्क करने की जरूरत है? नहीं है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का कैसा साइन लगा है यहाँ पे, नेगेटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हमेशा कैसी रहेगी, जब भी अट्रैक्टिव होती है वो इसलिए ही नेगेटिव होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा तभी बढ़ती है तब हम किसी फील्ड के अगेंस्ट में वर्क करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ही क्या है, डिफाइन किस टर्म में है कि वर्क में। देखो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन, यानी हमें वर्क करना पड़ेगा तभी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अब वर्क कब करेंगे, जब किसी चीज के अगेंस्ट में काम करेंगे। पर यहाँ तो M1 जो है M2 को खुद ही खींच के लेके आ रहा है, तो तुम खुद से तो कुछ वर्क कर ही नहीं रहे हो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज होती जा रही है। यानी इनिशियली जो थी वो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी, अब फाइनली जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होती चली जाएगी। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, Gm1m2/r। अब देखो क्या बोला है कि दो पॉइंट की जितनी भी एक सिस्टम में जितने भी मासेस हैं, पोटेंशियल एनर्जी लिखते वक्त सबका कॉम्बिनेशन करेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पर दो मास हैं M1 और M2, तो M1 M2 का सिस्टम लिया और उनके बीच का डिस्टेंस लिख दिया, तो ये हो गए। अब मान लो तुम्हारे पास अगर तीन सिस्टम है, जैसे यहाँ पे तीन मासेस हैं M1 MB MA MB और MC, ठीक है, ये तीन पॉइंट है। अब मैं कह रही हूँ इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखो, तो कैसे लिखोगे बताओ, इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखो तो यहाँ पर पेयर बनाएंगे अब हम, है ना, पेयर बनेंगे ना। देखो कैसे पेयर बनेंगे, ये वाला इसके साथ पेयर बनाएगा, बन गए जैसे Gma/MB/L। अब देखो अब कौन सा बचा, Ma वाला MC के साथ पेयर बनाएगा, तो देखो Ma/MC/L, राइट। अब और कौन सा पेयर बचा, CB वाला, है ना। Yes, ma'am. CB वाला पेयर का भी हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखना पड़ेगा, तो GMB ये। तो देखो सबके पेयर बनाने पड़ेंगे, एक पेयर ये, एक पेयर ये और एक पेयर ये, तो तीन पेयर बन गए। यानी जितने भी मास हैं सबका पेयर बनाना पड़ेगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखते समय, ठीक है अच्छा, इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखो जरा, इस सिस्टम का, मान लो इसका डिस्टेंस A है, पोटेंशियल एनर्जी लिखो, कितने पेयर बनेंगे पहले तो वो बनाओ, बताओ मुझे। सबका डिस्टेंस A है, ठीक है। बताओ कितने पेयर बनेंगे, देखो चार तो ये वाले मासेस का, ये वाले 6 बनेंगे मैम। 6. और दो डायगनली, है ना, दो यस मैम। डायगनली। तो डायगनली वाले का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ A। अगर बोलें तो चार मेरे पास हैं Gm² डिस्टेंस A वाले, और दो मेरे पास हैं कितने डिस्टेंस वाले, √2A वाले। तो ये मेरी टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो गई, है ना। यस मैम। ध्यान रहे माइनस साइन जरूर लगाएंगे, अगर प्लस का लगा दोगे सवाल गलत हो जाएगा, माइनस साइन जरूर लगाना है। अब देखो एस्केप वेलोसिटी,
मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी तुम्हें वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट दिखे ग्रेविटेशन में, ग्रेविटेशन से जो सवाल आएंगे सारे सवाल आएंगे तुम्हारे फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। जहां भी वेलोसिटी दिख जाए और ग्रेविटेशन दिख जाए, ग्रेविटेशन के चैप्टर में वेलोसिटी दिख जाए तो ध्यान से क्या लगा देना, एनर्जी कंजर्व कर देना, ठीक है, एनर्जी कंजर्व कर देना बस। वो क्या, वहीं पर तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आधे से ज्यादा। अब एस्केप वेलोसिटी क्या है, देखो ये तुम्हारी अर्थ है, ये अर्थ का सरफेस है। अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 है, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ग्रेविटी की वैल्यू रहती है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अपने ऑब्जेक्ट को इस ग्रेविटी से क्या करना है, ऊपर उछालना एस्केप है। कराना है, मतलब इस ग्रेविटी से एस्केप करा दूं तो वो तो मुझे कितनी मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ेगी, है ना भाई। मुझे उस ग्रेविटेशनल फील्ड से, मतलब मान लो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ तक है, मुझे इस ग्रेविटेशनल फील्ड से अपनी ऑब्जेक्ट को जस्ट पास कराना है। इसका मतलब क्या है कि फाइनल वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की कितनी हो जाएगी, 0। 0। इसलिए ये कैसी वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का मतलब है कि वो वेलोसिटी बता दो कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है जस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए, फाइनली उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, यानी फिर वो कॉन्स्टेंटली मूव करता रहे। तो क्या होना चाहिए, देखो मान लेते हैं एनर्जी कंजर्व कर देते हैं। देखो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियली काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। फाइनल। फाइनली वेलोसिटी कितनी हो गई है पार्टिकल की, 0। यस मैम। 0 हो गई है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मान लो हाफ, पार्टिकल का मास m, वेलोसिटी मैंने उसको दी है ve², ये वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी है जो मैंने उसको दी है पार्टिकल को, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इनिशियल, बताओ जरा। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। अच्छा इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी 0 क्यों होगी भाई, ये तुम्हारी अर्थ है। इनिशियली तुम्हारा ऑब्जेक्ट सरफेस पे है, मान लो इसका मास स्मॉल m है पार्टिकल का। अब ये अर्थ के सरफेस पर है, अर्थ का मास m है, सेंटर Yes, से इस मास की दूरी कितनी है भाई, रेडियस तो है ना, कैपिटल आर। यस तो अभी कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, जी एम एम बाई आर, आर तो स्क्वायर। माइनस साइन लगाया है, ठीक है। यस मैम। अब देखो यू पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली, फाइनली मैंने क्या बोला है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी तो फाइनली 0 हो गई, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा भाई हमें। अब फाइनली क्या है, देखो पार्टिकल क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, फील्ड से निकल गया। अब वो किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट की वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। फाइनली भी पोटेंशियल एनर्जी मैं मान लेती हूँ जो पार्टिकल है वो इनफाइनाइट पे पहुंच गया है, तो किसी 1/इनफाइनाइट करते हो तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो जाती है, 0। 0। तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो एस्केप वेलोसिटी में फाइनली काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो गई पार्टिकल की, और पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो गई। तो कितनी वेलोसिटी हो गई, देखो करो इसको सॉल्व, m से m कट जाएगा तो तुम्हारी ve किसके बराबर आ जाएगा, √2gm/r, राइट। यस मैम। ये तुम्हारी एस्केप वेलोसिटी है, मतलब तुम्हें किसी भी पार्टिकल को एस्केप कराने के लिए इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी। और कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो r से मल्टीप्लाई करो, यस। r से डिवाइड, तो ये कितना बन गया, 2g। तो ये दो फॉर्मूले हैं एस्केप वेलोसिटी के, ये तुम्हें याद रखने हैं। देखो आर gm/r² क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया ना g, और यस ये मैम। r, तो ये तुम्हारी एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो जहां भी वेलोसिटी दिखे एनर्जी को कंजर्व कर दो। द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बिकेम, क्या होना चाहिए, देखो ऑब्जेक्ट ऑफ द स्पीड बिकेम 0 एंड रीचिंग इनफाइनाइट, अदरवाइज इट वुड बी पुल्ड only after reaching infinity, otherwise it will be pulled back, है ना। तो क्या है, हमें इन्फिनिटी तक पहुंचाना है कि जिससे पार्टिकल वापस ग्रेविटेशन फील्ड जो उसे पुल ना कर ले, तो इसलिए हमने बोला है कि पार्टिकल इन्फिनिटी पे पहुंच गया।
एस्केप वेलोसिटी ये डिराइव कराया है मैंने, तो अगर इसको देखोगे तो अर्थ ही आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चलो सॉल्व करो इस वाले क्वेश्चन। क्या होगा, क्या कह रहा है कि एस्केप वेलोसिटी फॉर ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब अगर वर्टिकली फेंक रहे हैं किसी भी बॉडी को सीधे, तो हमारी एस्केप वेलोसिटी 11 किलोमीटर पर सेकेंड है। इफ द बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो क्या होगा एस्केप वेलोसिटी में? देखो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट 2 GR था ना। यस मैम। तो ये हमारे एंगल से इंडिपेंडेंट है, राइट? यस मैम। एस्केप वेलोसिटी भाई जी और आर तो क्या होगा, कांस्टेंट। अच्छा एक बार इसमें ओमेगा का फैक्टर तो नहीं लगेगा, वर्टिकली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वर्टिकल। एक सेकंड रुकना। नहीं, इसमें ये वाला फैक्टर तो नहीं देंगे क्योंकि ये तो अलग फॉर्मूला है ना। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लेके चलूँ 2GM/R, तो ये तो इंडिपेंडेंट है। एक्चुअल फॉर्मूला तो ये है ना 2GM/R, तो यहाँ पर तो स्मॉल g भी नहीं आया। तो एस्केप वेलोसिटी सिर्फ मास और रेडियस पे डिपेंड कर रही है ना, तो यानी डायरेक्ट 11 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सेम रहेगी 11, क्लियर है? एस्केप वेलोसिटी 11 ही रहेगी, ठीक है, सही है। चलो ये करो। अब क्या कह रहा है, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट रीच द इंफिनिटी इफ इट इज initially projected from the surface of the planet as shown in figure। तो इनिशियली देखो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो दी हुई है ना, इनिशियल वेलोसिटी जो दी हुई है वो दी हुई है √3 GM/R, ठीक है, ये है। तो बताना है कि जब इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो फाइनली कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो कैसे करेंगे, इनिशियल प्लस काइनेटिक इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, GM/M/R। काइनेटिक एनर्जी देखो हाफ स्मॉल m v², तो v² भी है तुम्हारे पास 3GM/R, राइट, इक्वल्स टू फाइनल इन्फिनिटी पर जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो सारी चीजें हैं, v फाइनल तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा, तो यानी सिर्फ और सिर्फ एनर्जी कंजर्व करना है। अब देखो दूसरा हमारा टॉपिक आता है सैटेलाइट का। दूसरा टॉपिक है सैटेलाइट। सैटेलाइट में देखो क्या होता है कि सैटेलाइट क्या रहता है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे घूमता रहेगा, है ना। तो सैटेलाइट के लिए जो वेलोसिटी यूज होती है वो कौन सी वेलोसिटी यूज होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। यस मैम। यहाँ पर हम यूज करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी का। कि मान लो देखो ये तो रेडियस r हो गई, अब मुझे किसी ऑर्बिट में अपने सैटेलाइट को फिक्स करना है, तो सरफेस से मैं मान रही हूँ, सरफेस से जो मेरा रेडियस है, सरफेस से जो सैटेलाइट का डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया कुछ भी है h डिस्टेंस, ठीक है, मैंने मान लिया। अब देखो एक बात बताओ, अर्थ का मास m और जो ये तुम्हारा सैटेलाइट है इसका भी कुछ ना कुछ मास होगा, तो अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है ग्रेविटेशनल फील्ड से,
भाई अट्रैक्टिव फोर्स कैसे है, टुवर्ड्स द अर्थ है ना, इस तरीके Yes, से। ma'am. तो यही फोर्स इसको किसमें, यही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या काम करेगा, इसको रिवॉल्व कराने का काम करेगा। यही ग्रेविटेशन फील्ड क्या बन जाएगा तुम्हारा, Centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। तो देखो इन दोनों के बीच में लगने वाली जो ग्रेविटेशनल फील्ड है या ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना है, देखो जी, m इज द मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m इज द मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस। Distance. तो ये r प्लस h करो तो इसको सीधा मैं मान लेती हूँ ये स्मॉल r है, ठीक, कोई डिस्टेंस स्मॉल r मान लेते हैं। तो याद रहे डिस्टेंस कहाँ से लिखनी है, सेंटर से लिखोगे, Center. ना कि सरफेस से। कई बार बच्चे गलती यही करते हैं, सरफेस से डिस्टेंस लेते हैं। तो सरफेस से डिस्टेंस नहीं लेनी है। पोटेंशियल एनर्जी लिखते वक्त हमेशा जो भी डिस्टेंस लोगे वो कहाँ से लोगे, Center. सेंटर से, यानी रेडियस ऑफ अर्थ जरूर इंक्लूड करोगे। ऐसे ही देखो यहाँ पे भी एस्केप वेलोसिटी निकाली थी, तब भी हमने अर्थ सेंटर से ही लेके चले हैं, ठीक है। तो सैटेलाइट के लिए भी सेंटर से ही चलेंगे। तो मान लो ये r प्लस एच, मैं इसको r मान लेती हूँ, r ये हो गया हमारा फोर्स, GMM बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू, दूसरा ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर है, सेंट्रीपिटल फोर्स के, mv स्क्वायर बाय आर। देखो ये m से m कट जाएगा, एक r से r कट गया, तो तुम्हारी वेलोसिटी कितनी आ गई, यही ऑर्बिटल वेलोसिटी है v नॉट। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके बराबर आई, देखो सॉल्व करो, अंडर रूट gm बाय r। r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द सैटेलाइट का डिस्टेंस। तो ये तुम्हारी ऑर्बिटल वेलोसिटी है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी में ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल के बराबर करना है, क्योंकि दोनों रिवॉल्व करने में हेल्प कर रहा है। अब मान लो मैं तुमसे पूछूं कि ओमेगा क्या होगा, तो ये तो ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई कि सैटेलाइट किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब मैं पूछूं कि ओमेगा कितना होगा, तो ओमेगा निकाल लोगे, ओमेगा क्या होगा, v नॉट बाय आर, है ना, अंडर रूट GM, और ये एक r/2 और एक ये r, तो ये कितना हो गया, r की पावर 3/2। अब मैं पूछूं कि टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2 बाय ओमेगा। देखो सारी चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहली ऑर्बिटल वेलोसिटी, दूसरा ओमेगा, तीसरा टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड किसके बराबर हो जाएगा, 2 बाय ओमेगा के। तो कितना आया ये, r की पावर 3/2 है ना, ये आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, ये तुम्हें याद रखना है। और अगर इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूं तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टाइम पीरियड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके आर क्यूब के। तो ये इसको और सॉल्व कर लोगे तो ये आएगा। बाकी ये तीन तो तुम्हें याद ही रखने, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ओमेगा, टाइम पीरियड, ठीक है। ये रहा टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ठीक है। 2πr ऐसे भी निकाल सकते हो, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी करके, ठीक है। तो टाइम पीरियड, सरकमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट, ऑर्बिट का सरकमफ्रेंस 2πr, ऑर्बिटल स्पीड तुमने भी निकाली है gm/r। तो ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो, ओमेगा से 2π बाय ओमेगा करके, ठीक है। जिसमें कंफर्टेबल हो वैसे निकाल। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, देखो अगर तुमने बोहर मॉडल पढ़ा है, बोहर मॉडल किसने पढ़ा है बताओ जरा, बोहर मॉडल पढ़ा है। तो बोहर मॉडल में भी क्या होता था, बीच में तो न्यूक्लियस होता था और उसके चारों तरफ तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते थे, रिवॉल्व करते थे। और ये जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता था, अट्रैक्ट करता था ना, अट्रैक्ट करता था। यानी जो ये इलेक्ट्रॉन थे ये किस स्टेट में थे, बाउंडिंग स्टेट में थे ना, बाउंडिंग स्टेट में। और ऐसे ही तुम्हारे जो सैटेलाइट हैं, जो प्लैनेट हैं, ये सब किस स्टेट में है, बाउंडिंग स्टेट में है। क्योंकि देखो टोटल एनर्जी निकालोगे तो टोटल एनर्जी देखो ये नेगेटिव आ रही है। टोटल एनर्जी नेगेटिव का मतलब क्या है, तुम्हारे सैटेलाइट जो है ये नेगेटिव एनर्जी, इनकी टोटल एनर्जी नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, अगर इतने अमाउंट की एनर्जी तुम दे दोगे तो ये सैटेलाइट क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, अनबाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल मैकेनिक पोटेंशियल एनर्जी देखो कैसे निकाली सैटेलाइट की, -gmm/r, भाई यहाँ से लेके सेंटर का डिस्टेंस r है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनी, -gmm/r। तो नेगेटिव साइन मैंने बताया, ये पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कैसी रहेगी, नेगेटिव, ठीक है। तो माइनस साइन लगा दिया। काइनेटिक एनर्जी ½ mv², v कौन सी वेलोसिटी आएगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, याद रखना।
तो अभी हमने वी नॉट निकाला है कितना, अंडर रूट GM बाय आर। तो वी नॉट का स्क्वायर करोगे तो कितना आया, GM बाय आर। तो ये कौन सी एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होगा, इन दोनों का ऐड कर दो, ठीक है, इन दोनों का ऐड, तो ये टोटल एनर्जी आ गई। पर अब थोड़ा सा इसमें ये देखो, तो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है अगर साइन को चेंज कर दे तो देखो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो रिलेशन याद रखना है, ठीक है, ये हो गया। और टोटल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये रिलेशन याद रखना है, ठीक है, कि जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी से नेगेटिव है और पोटेंशियल एनर्जी के आधी है। याद रहेगा भाई, ये जो चीज ये करा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये बाइंडिंग एनर्जी है, सैटेलाइट की टोटल एनर्जी को ही बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछे कि फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी, तो इसका मतलब है वो क्या निकलवाना चाह रहा है, टोटल एनर्जी, ठीक है। अगर कोई सवाल आता है कि फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी, दैट मीन्स वो तुमसे टोटल एनर्जी निकलवाना चाह रहा है। तो टोटल एनर्जी ही बाइंडिंग एनर्जी है, कि अगर उतना अमाउंट का एनर्जी दे दोगे तो पार्टिकल क्या हो जाएगा, फ्री टू मूव हो जाएगा। देखो क्या लिख रहा है, द मिनिमम एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट सो दैट इट कैन बी फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी। तो मतलब इस एनर्जी से अर्थ ने उसको बांध के रखा हुआ है, ठीक है, बांध के रखा हुआ है, तो इसलिए ये बाइंडिंग एनर्जी है। इसलिए नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन क्या दिखाता है, बाइंडिंग एनर्जी। अगर ये पॉजिटिव होता तो ये बाइंडिंग नहीं रहती। अब देखो केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ क्या होता है कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व, पहला क्या कहता है, लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स इन अ एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ इट्स एलिप्स, ये पहला लॉ है। दूसरा क्या कहता है, दूसरा क्या कहेगा भाई कि एरियल वेलोसिटी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, dA/dt क्या है, कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी क्या होती है बताएगा कोई, मान लो ये तुम्हारी एक ऑर्बिट है, इसके एक पॉइंट पर हमारा क्या सिचुएटेड है, सन, ठीक है, ये हमारी माइनर एक्सिस हो गई और ये मेजर एक्सिस हो गई, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जब भी कोई प्लैनेट पर सेकंड में जितना एरिया कवर करेगा ना, ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। मतलब जो ये एरिया, मान लो एक सेकंड में अगर ये एक यूनिट एरिया कवर कर रहा है, तो ये प्लैनेट हर एक सेकंड में इतना ही एरिया कवर करेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो यानी एरिया कवर्ड इन पर यूनिट टाइम विल रिमेन कांस्टेंट। तो dA/dt कांस्टेंट रहेगा, और ये कांस्टेंट किसके बराबर रहेगा, L/2m। और L क्या है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम। L क्या है, एंगुलर मोमेंटम। ये सबसे इंपॉर्टेंट यही लॉ है, dA/dt इक्वल्स टू कांस्टेंट विच इज इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। दूसरा आता है लॉ ऑफ पीरियड, जो अभी हमने ड्राइव करा है, जो टी स्क्वायर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a क्यूब। a क्या है, a इज द सेमी मेजर एक्सिस। भाई दो एक्सिस होती हैं किसी भी इलिप्स की, एक तो हमारे पास माइनर एक्सिस होगी और दूसरी जो होगी वो मेजर एक्सिस होगी। तो जो मेजर एक्सिस है उसके एक ही क्यूब के बराबर होगा तुम्हारा टाइम पीरियड का स्क्वायर, ये केपलर से कहता है, ठीक है। बाकी तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। एक होती है बच्चों इंटरस्टेलर स्पीड। देखो मैंने तुम्हें दो स्पीड बताई, एक एस्केप एक ऑर्बिटल वेलोसिटी। एक होती है इंटरस्टेलर, वो क्या होगा कोई बताएगा, इंटरस्टेलर क्या होगा, इंटरेस्ट, जैसे मुझे बताओ एस्केप वेलोसिटी में फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई थी, एस्केप में फाइनल वेलोसिटी जीरो। अगर मैं फाइनल वेलोसिटी जीरो ना कराऊं, मतलब पार्टिकल को कुछ ऐसी स्पीड से फेंकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं होती है, ठीक है। अब एक बात बताओ, फाइनल वेलोसिटी जीरो हुई नहीं, अब वो यूनिवर्स में जाने के बाद उसके पास कोई फोर्स नहीं है ना, यूनिवर्स में कोई फोर्स नहीं है, उसकी वेलोसिटी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, और वो कहाँ चला जाएगा पता भी नहीं रहेगा हमें, है ना, वो कहाँ चला जाएगा हमें कोई आइडिया ही नहीं रहेगा। अगर फाइनल वेलोसिटी, जैसे ये क्वेश्चन था, देखो अभी जो ये क्वेश्चन किया था ना, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी निकलवाई थी ये यहाँ पे एक सेकंड, ये वाला, तो जहां पर फाइनल वेलोसिटी जीरो ना हो, ये स्पीड होती है, ये जो इनिशियल स्पीड होती है ये इंटरस्टेलर स्पीड होती है, कि मतलब पार्टिकल क्या करता रहेगा,
पूरे यूनिवर्स में मूव ही करता रह जाएगा उस पर्टिकुलर वेलोसिटी से, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तुमने उसकी कुछ छोड़ दी। अब वो फाइनल वेलोसिटी कब, या तो वो रिटार्ड हो, भाई वेलोसिटी 0 कब होती है, जब रिटार्ड होगा मोशन, डीएक्सिलरेट होगा। बट यूनिवर्स में हमारे पास कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है जो उस वेलोसिटी को रिटार्ड कर सके। तो इसका मतलब क्या है, पार्टिकल उसी वेलोसिटी से पूरे यूनिवर्स में घूमता रहेगा। तो ये होती है इंटरस्टेलर स्पीड। ठीक है, तो ग्रेविटेशन यहीं पे खत्म होता है। जो भी तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट था वो सब कर चुके हैं, बाकी पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना। ठीक है भाई, ओके मैम, ओके एवरीवन, बाय बाय मैम। बाय।